हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर नीट। आपने लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा इन विच आई डिस्कस्ड द 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एंड आई हैव डिस्कस्ड दोज क्वेश्चंस फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उन 5 क्वेश्चंस को, और इस वीडियो में भी मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं कूलम्स लॉ के, तो अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को कर लोगे तो काफी हद तक आपका जो कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ का क्लियर हो जाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो इफ इट कम्स इन द नीट एग्जाम। क्लियर है? सो अगेन इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस ऑफ कूलम्स लॉ। पहले पुराने 5 क्वेश्चन आप देख लेना, बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे वो लास्ट वीडियो में जो मैंने डिस्कस किए थे। अगेन में 5 क्वेश्चन, तो 5-5 क्वेश्चन के सेट्स जो हैं मैं ऐसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से लाता रहूंगा सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे लेवल पे चलती रहे। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 और अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं मेरे पास, ध्यान से समझना। एक पार्टिकल ये रखा और एक पार्टिकल ये रखा, दोनों के बीच में रखा डिस्टेंस d। आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब है इनका मास सेम है और इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी और नेचर भी। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, इनका मास m दिया हुआ है, चार्ज q दिया हुआ है, तो ये इस टाइम पे इक्विलिब्रियम में है। कैसी इक्विलिब्रियम? मतलब आपको पता होगा मासेस की वजह से जो फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, which is given by the Coulomb's law. Gravitational force is given by the Newton's law of gravitation. अब इनमें से जो ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स हैं, ये जो इनके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल और कौन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो 0 आ रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर, हेंस दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो पार्टिकल है, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो ये वाला जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज को मैं कलर चेंज करता हूं, ये इस साइड में क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, Fe। और ये वाला जो मास m है, चार्ज का जो मास m है, वो इस मास m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है, पर जो आपकी ग्रेविटेशनल है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो एफ जी, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं इक्विलिब्रियम में हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आपको ऑर्डर बताना है Q बाय M का। ये क्वेश्चन है, सिंपल। अब ये क्वेश्चन आपका क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी यहां पे यूज होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब आपको पहले Q बाय M की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपको सिखाया हुआ है, मेरी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, फिजिकल वर्ल्ड की एक सीरीज है पूरे चैप्टर्स की, उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो पहले आप मैग्नीट्यूड निकालोगे Q बाय M का, फिर उसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। तो करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे Fe इज इक्वल टू Fg है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? 1/4 पाई साइन नॉट Q² अपॉन d²। दोनों Q और d डिस्टेंस में, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? G m1 m2, मासेस सेम है तो m² अपॉन d²। तो ये कैंसल हो गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q², इसकी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m²। तो Q² बाय m² हो जाएगा आपका 6.67 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। अब 6.67 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो इसको हटाया, यहां पे 0 लगा देते हैं, 9 100 जा
9 7 जा 63, 37, 9 4 जा 36, 10, 9 1 जा 9। तो ये जीरोज को यहाँ कंपनसेट करूंगा तो ये बनेगा 0.741 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस कितना 20। अब ये मैग्नीट्यूड आ गया, इसका ऑर्डर बताना है आपको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। क्यू बाय एम तो मैंने निकाल लिया, अभी क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर निकाला, सॉरी क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर हमने यहां पे निकाला है, तो मुझे क्यू अपॉन एम का ऑर्डर निकालना है यहां पे। क्लियर है, चलो देख लेते हैं। तो क्यू बाय एम क्या हो जाएगा यहां पे 0.741 रेज टू पावर 1/2 अंडर रूट, और उसका क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 10। ये आया क्यू बाई एम का मैग्नीट्यूड, इसका ऑर्डर निकालना। अब इसका जो अंडर रूट लोगे आप तो और कम आएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रूल क्या कहता है कि अगर आपका नंबर लेस देन 5 है तो उसको 1 ट्रीट करना है आपको, और ये इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 ही रहेगा। तो अब ऑर्डर आपका कितना बना, दैट इज -10। ये ऑर्डर आया यहां पे। तो अब इस क्वेश्चन में देखो आपके 3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक हो रहा है ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशन की नॉलेज कि वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कूलम्स लॉ का, और तीसरा कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। इसीलिए अच्छा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इसमें 3 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपके यूज हो रहे हैं। समझ में आया? तो 2 पार्टिकल्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर इक्विलिब्रियम में है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, मास सेम है, क्यू सेम है, डी डिस्टेंस पे रखा है, क्यू बाय एम का आपको ऑर्डर इसमें निकालना था। समझ में आ गया? तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप में ऑपोजिट कॉर्नर्स पर आपने क्यू क्यू चार्ज रख दिया जिसका वैल्यू है +√2 माइक्रोकूलम्स, इसका भी है +√2 माइक्रोकूलम्स। अब वो आपसे पूछ रहा है 2 छोटे चार्जेस भी रखे हैं उसने, मतलब स्मॉल क्यू चार्जेस रखे हैं उसने इन ऑपोजिट कॉर्नर्स पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इस क्यू की कितनी वैल्यू रखें ताकि इन क्यू पर जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाए। तो मैं कोई भी एक कैपिटल क्यू पकड़ लेता हूं, उस पे मुझे नेट फोर्स को 0 करना है। तो मुझे उस एनालिसिस करने के बाद इस क्यू की वैल्यू मिल जाएगी जिसको उतना रखने पर इनके ऊपर जो है नेट फोर्स 0 है। अब ध्यान से देखना, अब थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, ये क्यू और ये क्यू ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तो पक्की बात है रिपेल करेंगे। तो ये इसको इधर को रिपेल करेगा, ये इसको नाम दे देते हैं हम F1। ये तो पक्की बात है ना, इस डायरेक्शन में ये इसको क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। अब मैं चाहता हूं इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, मतलब मुझे इतनी फोर्स इधर को लगानी पड़ेगी। और वो कैसे आएगी, अगर ये वाला क्यू और ये वाला क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, मतलब ये इधर को अट्रैक्ट करे, ये इधर को अट्रैक्ट करे, तो नेट जो रिजल्टेंट है वो इधर को मिल जाए F2, और वो F2 जो F1 को बैलेंस कर दे, तो ये वाला जो Q चार्ज है मेरा वो क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्वेश्चन आ गया समझ में? तो यहां से क्या चीज हमने डिसाइड कर ली, इन नाम को F दे देते हैं फोर्सेस को। हमने क्या चीज यहां से बेटा डिसाइड कर ली कि इसका जो नेचर होने वाला है Q का वो इसके नेचर के ऑपोजिट होगा, मतलब इसका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में आएंगी इनकी वैल्यूज है, तो यहीं से डिसाइड हो गया। अब वैल्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम F देख लेते हैं, ये F और ये F तो सेम ही होगा, तो F की वैल्यूज कितनी आने वाली हैं, तो F इज इक्वल टू K Q Q अपॉन डायमेंशंस ले लेते हैं इसकी A और A, K Q Q अपॉन A स्क्वायर। चलो ये फोर्स आ गई, ठीक है। अब वेक्टर्स क्या कहते हैं, अगर 2 वेक्टर्स हैं मेरे पास, एक वेक्टर है इधर F और दूसरा इक्वल वेक्टर है मेरे पास इधर F, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा दिस विल बी √2F। कैसे आया आपको पता होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा तो 90 है यहाँ पे, तो वो टर्म 0 हो गई।
तो बचा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी दोनों के एफ हैं, तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर, तो रूट 2f बनेगा ये। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है मेरा ये जो f2 है कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2f अंडर रूट 2 k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। चलो जी हो गया डिसाइड। f1 की बात करते हैं अब। f1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब ये डिस्टेंस लेना है आपको, ये a है ये a है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट 2 है पाइथागोरस थ्योरम से, तो अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है मुझे चार्ज को, तो f1 इज इक्वल टू f2 है। क्लियर है। अब f1 जो f2 के इक्वल आ गया आपका। अब एक काम कर सकते हैं हम यहां पे, अब देखो दो तरीके होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर इसको f1 इज इक्वल टू f2 करें या f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 0 करें, दोनों ही चीजें सेम है। अगर आप ये करोगे तो आपका जो Q का एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो Q है वो नेगेटिव होना चाहिए। पर अगर आप ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हो कि यार मुझे इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, वो तभी पॉसिबल है जब ये ऑपोजिट चार्जेस के हो, मतलब ये नेगेटिव हो, तो यहां पर जो मैं कर रहा हूं सिर्फ फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को इक्वल कर दे रहा हूं। मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है ना, फिर तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप ये करोगे तो आपकी क्यू की वैल्यू प्लस ही आएगी, पर एक्चुअली में वो प्लस नहीं होगी क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है और नेचर आप यहां से पता करोगे। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपको नेचर भी यहीं से पता लग जाएगा, तो हम इसको प्रेफर कर लेते हैं इस केस में। पर दोनों ही सही हैं, यहां से आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा अगर आप सिर्फ f1 इज इक्वल टू f2 करोगे। ठीक है, तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 0 कर देता है। क्लियर है। अब ये है आपका के क्यू स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 2 क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। के क्यू स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वेयर। ये हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, के कहाँ गया यहाँ वाला, हाँ लिखा नहीं मैंने, के आएगा ना यहाँ पे भी, के से के जाएगा, इस क्यू से ये वाला ऐसे जाएगा, तो ये बना आपका क्यू बाय 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 क्यू। तो यहां से बेटा क्यू आ गया आपका माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 2 अंडर रूट 2। तो यहां से मुझे नेचर भी क्लियर हो गया कि वो नेगेटिव नेचर आने वाला है उसका, नेगेटिव चार्ज। अगर आप f1 इज इक्वल टू f2 करते तो ये प्लस में आंसर आता, तो माइनस आपको खुद पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस आएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। तो ये इसका आंसर आएगा, जस्ट नोट इट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, प्लस 100 माइक्रोकूलम माइनस 100 माइक्रोकूलम माइनस 100 माइक्रोकूलम। आपको बताना है इसके ऊपर कितनी नेट फोर्स लगेगी, F नेट एट B, ये क्वेश्चन है आपका। अब B के ऊपर कितनी फोर्स लगने वाली है नेट, तो इस डायग्राम को मैं यहां से एक बार रीड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सिर्फ B पे फोकस करेंगे यहां पे, इस पे। अब देखो B के ऊपर अभी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, A लगाएगा और C लगाएगा। A और B में जो चार्जेस हैं उनका नेचर ऑपोजिट है, मतलब A B को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स लगेगी दैट विल बी अट्रैक्टिव। इस डायरेक्शन में
इसको F1 बोल देते हैं। और ये जो C है ये B को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, तो ये लगेगी इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, पूरा 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और ये आपका इंक्लूडेड एंगल है, दो वेक्टर्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल, यही आपके रिजल्टेंट वाले एक्सप्रेशन में पुट होता है। जो रिजल्टेंट का आपने फॉर्मूला याद किया होगा, एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसमें जो थीटा होता है वो इंक्लूडेड एंगल होता है f और f2 के बीच में। बस अब कर लेते हैं इसको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, f1 और f2, तो f1 की बात करते हैं कि ये लग रहा है f1 प्लस 100 और माइनस 100, तो माइनस 10⁴ माइक्रो कूलम है, तो इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स हो गया, अपॉन r स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻1 मीटर हो गया, तो 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर। तो ये बना k माइनस k इंटू 10⁻⁴ माइनस 6 प्लस 2। आ रही है बात समझ में? तो 4 प्लस 2 6 और माइनस 6 0, 10⁻⁴ 1 हो गया, तो फोर्स लगी सिर्फ माइनस k की वैल्यू होती है -9 इंटू 10⁻⁹। ये F1 है। सिमिलरली F2 विल बी k इंटू -100 इंटू -100, मतलब आपका जो वैल्यू है जो वो तो सेम आएगी, सिर्फ साइन का ही तो फर्क है। यहां भी तो 100 का पेयर बन रहा है, यहां भी 100 का पेयर बन रहा है, डिस्टेंस भी सेम है। तो k इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अब आपको निकालनी है नेट रिजल्टेंट फोर्स, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये जो F1 F2 चल रहे हैं यहां पे, ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं हम यहां पे, तो उसमें नेगेटिव मत ले लेना इसको आप। सो दिस विल बी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यूज तो सेम है, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू इसका स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर। ये बना, अंडर रूट तो चल ही रहा है साथ में अभी, ऐसे प्लस 2 F1 F2 अगेन मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, तो अगेन वो 9 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर बनेगा। cos 120 डिग्री होता है -1/2, तो -1/2 से मल्टीप्लाई इसमें आपको करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो फाइनली F नेट जो है आपका, अब ध्यान से देखो, दिस इज द 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, दिस इज, ये माइनस यहां पे माइनस करेगा, माइनस इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, तो नेट कितना बचा है यहां पे अंडर रूट में 9 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर। तो नेट फोर्स यहां से जो निकल के आई, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये नेट फोर्स इसके ऊपर लग रही है, और ये आपकी जो फोर्स लगेगी, ऐसे बनता है आपका ये पैरेललोग्राम, तो ये कुछ इस तरीके से लगेगी। और बायसिमेट्री, अगर मैं नाम बात करूं आपसे, जैसे ये ABC चल रहा था,
तो ये इसके पैरेलल होने वाला है, तो दिस विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन या सी ए, क्योंकि वेक्टर्स जो हैं आप ऐसे पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हो, तो दिस विल बी अलोंग सी ए। ये आंसर आया है इसका। समझ में आया कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना है? तो दिस इज द सॉल्यूशन, जस्ट नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे राइट एंगल्ड ट्रायंगल ये दे रखा है, इसके वर्टिसेस पे हमने चार्जेस रखे 9q -q 16q, डायमेंशंस दे रखी हैं 3a और 5a। आपको -q के ऊपर जो है नेट फोर्स बतानी है, नेट फोर्स एट -q। क्लियर है? तो अब देखिए -q पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। -q के ऊपर ये +16q अपनी तरफ अट्रैक्शन लगाएगा, ऐसे। ये वाला जो a है ये पॉजिटिव है, ये भी इस नेगेटिव के ऊपर क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ऐसे। अब ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो अकॉर्डिंगली हम रिजल्टेंट भी निकाल पाएंगे। तो रिजल्टेंट जो निकलेगा फाइनली ऐसे निकलेगा। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो ऐसे लग रही हैं, F बोल देते हैं इसको हम। तो पहले F1 और F2 देख ले। F1 इज इक्वल टू K इंटू -9q स्क्वायर, क्योंकि 9q इंटू -q, -9q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका -kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। F2 देखें, k इंटू 16q इंटू -q, -16q स्क्वायर अपॉन, अब ये 3a है ये 5a है, तो पाइथागोरस से ये आएगा आपका 4a। 3 5 4 का ये बनता है कॉम्बिनेशन, कौन सा, पाइथागोरस में राइट एंगल ट्रायंगल 25 9 और 16 का, तो यहाँ पे 4a आएगा आपका। 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर बन गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा -kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब नेट फोर्स जो निकलेगी आपकी F, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा जो होता है, इसमें थीटा तो 90 है, cos 90 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा। तो दिस विल बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब दोनों के मैग्नीट्यूड जो है, मतलब दोनों सेम फोर्सेज हैं, तो ये कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इनटू इनका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ही लेने होते हैं यहाँ पे, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट 2 इंटू kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। f की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। दिस इज योर आंसर, सिंपल। तो आप समझ लो, वेक्टर्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपकी, एंड आपको कूलम्स लॉ पता होना चाहिए। तो ऐसे एप्लीकेशंस आपकी जो आती हैं न्यूमेरिकल्स में आती हैं। तो अभी तक आपको आई होप, आई बिलीव काफी क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। सो जस्ट नोट इट डाउन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपने दो चार्जेस हैं, मासेस उनका सेम है m, और एक पे चार्ज q है, एक पे -q है, दैट मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे स्ट्रिंग्स के थ्रू आपने उनको यहां पे हैंग किया हुआ है, और ये इक्विलिब्रियम में है इस टाइम पे। दैट मीन्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, मतलब एक फोर्स है जिसने इसको अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ खींच के रखा हुआ है, और इस कंडीशन में वो रेस्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है। तो आपको बताना है स्ट्रिंग्स में कितनी टेंशन होगी, वही एक क्वेश्चन है आपका, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। क्वेश्चन आ गया समझ में? ये ऐसे हैंग कर रहे हैं, डायमेंशंस आपको दे दी हैं, ए बी ऑपोजिट चार्जेस हैं अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर, ये इक्विलिब्रियम में है यहाँ पे। तो टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, टेंशन जो होगी स्ट्रिंग में वो इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे टी। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे,
ये बनेगा टी कॉस थीटा, ये बनेगा टी साइन थीटा। उसके अलावा और कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? इसका वेट नीचे एक्ट करेगा mg, और बी ए को अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है Fe। अगर ये सारा कुछ इक्विलिब्रियम में, दैट मीन्स ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। सो दिस मीन्स टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो टी साइन थीटा Fe के इक्वल है, तो दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी वैल्यू आएगी? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर, और टी कॉस थीटा तो आपका mg है इक्वल। अब क्या कर सकते हैं? साइन थीटा की वैल्यू देखें कितनी आएगी। साइन थीटा, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अगर ये आपका x है और टोटल 3x है, तो बाय सिमेट्री ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, ये तो x है ही। तो x अपॉन l साइन थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो t को एक साइड रखते हैं यहां पे, इट इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। एक्स इधर आके क्यूब बनेगा और ऊपर जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्यू स्क्वायर एल, तीन ऑप्शंस में है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर 4x क्यूब, ये तो ऑप्शन क्यू स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आया। देखो सिंपल है क्वेश्चन, आपको फोर्सेस बैलेंस करनी है। इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका बेटा पक्का है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। फाइन। सो आई होप अब आप 10 क्वेश्चंस करने के बाद कूलम्स लॉ के, यू मस्ट बी हैविंग कॉन्फिडेंस इन द कूलम्स लॉ क्वेश्चंस। सो आई विल बी कमिंग अप विद टॉपिक वाइज सच 5 questions videos so that it becomes an awesome learning for you. Fine. So just keep revising. Thank you. I'll see you in the next video.